प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन क्या है? एक प्लास्टिक सर्जन की डोमेन में कौन कौन से केस आते हैं? आम लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें ना, तो प्लास्टिक सर्जरी, वैसे तो जैसे ही प्लास्टिक सर्जरी का नाम आता है लोगों के जहन में एक ही चीज़ आती है कि खूबसूरती की सर्जरी। खूबसूरती की सर्जरी। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की दो बहुत बड़ी डोमेन्स हैं सर। जिनमें कॉस्मेटिक सिर्फ उसका एक पार्ट है। सर। यानी 10 to 15% जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। ठीक। बाकी जो 80 to 85% प्लास्टिक सर्जरी है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। ठीक। कॉस्मेटिक सर्जरी में जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आता है, लाइपोसक्शन आती है, फेस लिफ्ट आता है, नेक लिफ्ट, यानी बॉडी को खूबसूरत करने के लिए वो सारा कुछ किया जाता है, सर्जरीज की जाती हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ये वक्त की ज़रूरत भी है और लोगों की भी ज़रूरत है। ठीक। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मसलन किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जिल्द उतर जाती है, कोई जल जाता है, उसकी स्किन वहाँ से जल जाती है, उसको रिप्लेस करना होता है। जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, हाथों के डिफेक्ट होते हैं, पाँव के डिफेक्ट होते हैं, इसी तरह जिल्द के कैंसर होते हैं, इस तरह सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास होते हैं, नर्व इंजरीज़ हैं। यानी ये बहुत बड़ी डोमेन है जिसको कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कवर करती है। ठीक। तो ये दो मेन बड़ी इसकी अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये प्लास्टिक सर्जरी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जो कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं वो आपकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी नहीं कर सकते? नहीं, दोनों ही, जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो दोनों ही काम करता है। ठीक है। वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करता है और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कुछ करता जगह पे है। हमने देखा ना, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेरे ख्याल एमबीबीएस नहीं होते और उन्होंने सिंपल सा वो किया होता है। इसमें चलें, आपके प्रोग्राम से ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली अब ये हो चुका है कि लोग छोटे छोटे कोर्स करके 6-6 महीने के, 3-3 महीने के आ जाते हैं और उन्होंने कॉस्मेटिक सेंटर्स खोले होते हैं। लेकिन जब उनकी कॉम्प्लिकेशन आती है ना, तो वो प्रेजेंट प्लास्टिक सर्जन के पास ही करती हैं। ठीक है। क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास उनका उस तरह की ट्रेनिंग होती ही नहीं है। एक तो जिस तरह आपने बताया कि वो एमबीबीएस भी नहीं होते, लेकिन जो इवन एमबीबीएस डॉक्टर है वो भी कॉस्मेटोलॉजी नहीं डील कर सकता। ऐसे ही वो 3 से 6 महीने पढ़ के अगर वो ये अगर उसके माइंड में आ जाता है कि मैं कॉस्मेटिक, मैं ऑल इन ऑल हूँ, तो वो अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया है कि ये अब जो कोर्सेज हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो क्या करते हैं, इनके सर्टिफिकेट लेते जाते हैं और वहाँ जाके स्पीकर्स को सुनते रहते हैं। वो समझते हैं कि राइनोप्लास्टी ऐसे ऐसे इंसिजन देना है, ऐसे ऐसे कार्टिलेज को ऐसे करना है, लो ये तो मैं भी कर लूँगा। बट उसके लिए एक ट्रेनिंग है, एक जर्नी है। ऐसे ही फिर ये होता है कि जब आप रेजिडेंसी कंप्लीट करते हैं, आप अपने पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बस आपने उसके बाद जो है ना वो कॉस्मेटिक के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे कॉस्मेटिक सेंटर्स में तो बिल्कुल भी लोगों को नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है उसके पास जाना चाहिए, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को बचा सकें। क्योंकि आप देखें कि जब हम लोग ट्रेनिंग से गुजरते हैं तो अनाटोमी, फिजियोलॉजी, फिर आपकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आपको बखूबी अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। तो फिर आपको ये पता भी होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी तो इसको मैंने किस तरह कैसे मैनेज करना। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे जो छोटे मोटे सेटअप होते हैं ये वक्ती तौर पे नखार तो पैदा करते हैं लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म जो है ना वो साइड इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन, एक आम आदमी अगर ये जानना चाहे कि एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन जो है वो उसको मैं कैसे जज करूं, तो वो आपकी नज़र में एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन कैसा होता है? अच्छा, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने उससे काम करवाना है ना, वो उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हो। ठीक है। अच्छा, एक्सपर्टीज़ का ये मतलब नहीं है कि बस उसके पास एक डिग्री हो। मसलन हमारे यहाँ FCPS 2 एक जो है ना वो माना जाता है कि जी ये मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी उसने उस फील्ड में महारत हासिल की हो।
ठीक। उसने बार बार वो और उसकी प्रोसीजर, प्रैक्टिस कितनी है उसकी, वो प्रोसीजर एक्सपीरियंस कितना हो चुका है। हाँ, यानी कि अब देखें कि अगर वो ऑपरेशन करने, अब पेशेंट को तो वैसे बज़ाहिर नहीं पता लगेगा कि वो ऑपरेशन करने जाएगा तो वो कितनी उसको ईजिली वो परफॉर्म करके आ जाएगा, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जो मेरी निगाह में कि जो एक्सपर्ट सर्जन होगा ना, उसके पास अपने पेशेंट का डाटा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल ऐसे। यानी वो पेशेंट को कन्विंस करने के लिए ना वो दिखाएगा अपना काम कि ये देखें जी, ये मैंने प्री ऑप पिक्चर्स हैं, ये पोस्ट ऑप। प्लास्टिक सर्जरी में जो पिक्चर्स है ना सर, ये हमारा समझे असासा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो उसमें ये होता है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो अब सर दुनिया इस नहज पे चली गई हुई है कि अब ना वो सुप्रा स्पेशलिटी का दौर आ चुका है बिल्कुल। यानी कि अब सपोज़ किसी ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाना है तो वो ऐसे शख्स से जाकर करवाए कि जो वाकई उसको अपने रिज़ल्ट्स दिखाए कि ये देखें जी, ये मेरे रिज़ल्ट्स हैं, ये मैंने सर्जरीज़ की हुई हैं। इस तरह रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का आपको कैटेगोरिकली वो पिक्चर्स पेशेंट की दिखाएगा तो आपकी एक सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है कि ये एक्सपीरियंस सर्जन है। तो वरना तो ये होता है कि आप जिसके पास भी जाएंगे वो कहेगा ठीक है जी मैं कर सकता हूँ, बट ये है कि अगर ये एक, जैसे हमारे किसी भी लॉयर के पास जाएं तो वो हर केस को कहता है हर केस को मैं भी कर सकता हूँ, कर तो लेते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर वो देखें एक सर्जन ने पहला केस करना है, बिल्कुल ऐसे, और एक सर्जन ने 10वां केस करना है, 20वां केस करना है, तो वो कितनी आसानी से कर सकेगा, उसका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा हो चुका होगा। अच्छा सर, हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ चूँकि आबादी का तनासब भी बहुत है और 70% to 80% पॉपुलेशन जो है वो वेल अवेयर भी नहीं है, उनको उस तरह की रसाई भी नहीं है। अगर वो जल जाते हैं, कोई बर्न हो जाता है, आग में जल गया, झुलस गया, तो एक आम आदमी कैसे ये समझे कि अब ये मेरा केस प्लास्टिक सर्जरी का है? अच्छा, वो जैसे फील्ड डिवाइड होती है ना, वैसे ही ये चीज़ें भी डिवाइडेड हैं। ठीक। अब ये होता है कि जो बर्न के केसेस है ना, नॉर्मली होता ये है कि ये जीपीज़ के पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट करते हैं, जनरल सर्जन के पास प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कितना है उसमें, ठीक, क्या वो पहला केस डील कर रहे हैं या वो कंटिन्यूसली केस डील करते रहते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि प्लास्टिक सर्जन जो होता है उसकी स्पेशलिटी ही यही है, ठीक है, कि वो बर्न रिकंस्ट्रक्शन में उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिना बर्न सेंटर, म्यो बर्न सेंटर, मुल्तान बर्न सेंटर, यानी ये बड़े बड़े जो बर्न के इंस्टीट्यूट हैं ये प्लास्टिक सर्जन रन कर रहे हैं। ठीक। तो यानी ये अवेयरनेस इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को देना मकसूद है कि जो जल जाता है वो किसी भी चीज़ से जल जाए, वो पानी से जल जाए, आग से जल जाए, केमिकल से जल जाए, इलेक्ट्रिकल इंजरीज हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, तो प्लास्टिक सर्जन है जो उसको शुरू से आखिर तक लेकर जा सकता है उसकी ट्रीटमेंट को। ठीक है। अदरवाइज़ ये होता है कि ड्रेसिंग्स तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको फिर प्लास्टिक सर्जरी या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं बर्न के बाद, किसी की नेक ऐसे जुड़ जाती है, बगलें ऐसे जुड़ जाती हैं, हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं, तो उसको करेक्ट प्लास्टिक सर्जन ने ही करना होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर तो कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो हमें स्टार्ट से ही जो है प्लास्टिक सर्जन को रुजू करना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, हम ये देखते थे कि पुराने वक्तों में और आज के दौर में भी, हम जदीद दौर में भी देख रहे हैं, बड़े शहरों की बात करें, गांव देहातों की, कस्बों की बात करें, तो सेम ही हमें केस मिलते हैं कि जब भी कोई जल गया वो फौरी तौर पे टूथपेस्ट लगाएगा या वो नीली पीली दवाइयाँ मल देगा। तो बीइंग अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, आप इसको मिथ समझते हैं, रियलिटी समझते हैं, ये ठीक है या नहीं ठीक? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि आज के इस पूरे हमारा जो प्रोग्राम है इसमें अगर ये वाला मैसेज लोग ले लें तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कि जब भी कोई खुदा ना खास्ता जल जाए तो जो फर्स्ट एड है वो ये है कि 20 मिनट टैप वाटर के नीचे उस हिस्से को वॉश करते रहना है। ठीक है। लोगों में ये मिथ मशहूर है कि पानी डालेंगे तो छाले बन जाएंगे, ऐसे ही, और वो इसकी वजह से टूथपेस्ट लगाते हैं, नमक लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अंडा लगाते हैं, दूध। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद अपनी लाइफ में हर चीज़ लगी हुई देखी है। नील लगा देते हैं, ऐसे ही,
उसका मैं ये कहता हूँ कि उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँचते हैं तो वो प्रॉब्लम ये है कि बर्न की डेप्थ को असेस नहीं कर सकता। आपने कोई भी कलरफुल या कोई भी चीज़ उसके ऊपर लगा दी है तो फिल फॉर उसे ये नहीं पता लग सकेगा कि बर्न की मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं कि वो किस डेप्थ का बर्न है। इसलिए आप 20 मिनट टैप वाटर के नीचे उस हिस्से को वॉश करते रहें और फिर जो है वो कोशिश करें कि एज अर्ली एज पॉसिबल इमरजेंसी में जो है ना वो आप प्रेजेंट हों वहाँ पे। जो है आपको स्टार्ट में तो ज़ाहिर है एक जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो देखता है, फिर आप प्लास्टिक सर्जन को जो है ना फर्स्ट एड मिलेगी, फिर आप प्लास्टिक सर्जन को ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें।